हाँ भाई बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बताओ बच्चों, वॉइस क्रैक हो रही है? अब देखिए बच्चों, नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब वॉइस क्रैक हो रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखो जरा, वॉइस क्रैक हो रही है? नहीं, अब ठीक है? ऑल परफेक्ट, नमस्ते, सब सही है। अच्छा, खुश रहो बेटा। सब लोग आ जाओ जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करें। अब आप लोगों को पता चल गया है, मंडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट है। ऑल गुड। हाँ, चाय गर्म है मगर ज्यादा गर्म नहीं है। मंडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट है। मंडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। हाँ, फिर फिजिकल का रिवीजन भी होगा, वो भी करेंगे, उसका भी कोई प्लान बनाएंगे, है ना? उसका भी कोई प्लान बनाएंगे। तो मंडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। मंडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। आईओसी बेटा, आईओसी उसी के पैरेलल में कभी 1-2 महीने बाद चालू कर दूंगा। नवंबर या दिसंबर से आईओसी चालू करा दूंगा पैरेलल में, है ना? हाँ, चलो, अब सारे बच्चे तैयार हो? यस। तो आज की क्लास में करेंगे क्या, ये बताते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम लोग लास्ट क्लास का टेस्ट लेंगे। आज हम लोग बोहर थ्योरी पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? बोहर्स थ्योरी पढ़ेंगे। बोहर्स थ्योरी पढ़ेंगे। और बोहर्स थ्योरी के बाद टाइम बच गया तो फिर पढ़ेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। चलो, अब आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर टेस्ट का सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है प्रिंस। अच्छा, करवा दूंगा, करवा दूंगा, है ना? जल्दी से बताएं सब लोग। हाँ, बताइए। साइड हो जाइए सर। ओके चंचल। हाँ, a certain transition in the hydrogen spectrum from an excited state to the ground state is one and more step given rise to total of 10 lines. How many of these belong to the visual spectrum? बताइए। कल का मतलब लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था।
लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था। देखो टोटल 10 लाइनें इमिट कर रहा है। कितनी लाइनें इमिट कर रहा है? 10 लाइनें, टोटल 10 लाइनें। अब टोटल 10 लाइनें यदि इमिट कर रहा है तो वो किस एनर्जी लेवल से गिरा होगा? क्योंकि विजुअल स्पेक्ट्रम में लाइनें कितनी होंगी ये पूछा जा रहा है। वो ये पूछ रहा है टोटल 10 लाइनों में से विजुअल स्पेक्ट्रम की लाइनें कितनी होंगी। तो मैंने इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट दिया था n माइनस नंबर ni ऑफ सीरीज, n ऑफ सीरीज। अब सीरीज का n तो हमें पता है कि विजुअल की बात कर रहा है तो n इक्वल टू 2 है, मगर हमें n नहीं पता है कि किस एनर्जी लेवल से वो गिर रहा है। तो हमें पता है कि टोटल 10 लाइनें आएंगी, तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसका मतलब ये 20 हो गया। अब बताओ n की क्या वैल्यू रखी जाए कि 10 आए? तो यदि आप n की क्या वैल्यू रखी जाए कि 10 आए, तो आई थिंक n की वैल्यू रख दो आप 5। तो जब n इक्वल टू 5 रखोगे तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 आ गया। इसका मतलब ये 5th एनर्जी लेवल से गिर रहा है। ये किस एनर्जी लेवल से गिर रहा है? 5th एनर्जी लेवल से गिर रहा है। और 5th एनर्जी लेवल से गिर रहा है तो विजुअल लाइनें कितनी होंगी? 3 होंगी। विजुअल लाइनें कितनी होंगी? 3 होंगी। बात समझ पाए? विजुअल लाइनें कितनी होंगी? 3। कहा जा रहा है वो किसी सर्टेन एनर्जी लेवल से गिरता है और टोटल 10 लाइनें रिलीज करता है। तो इन 10 लाइनों में से वो लाइन बताओ जो विजुअल रीजन की है, जो विजुअल रीजन की है। तो मैंने कल पढ़ाया था कि किसी भी स्पेसिफिक लाइन को निकालने का फंडा ये है, n माइनस नंबर ऑफ सीरीज। जिस सीरीज का n1 ऑफ सीरीज, ये फार्मूला मैंने बताया था, n1 ऑफ सीरीज। अब n1 ऑफ सीरीज तो क्या है? 2। क्यों? क्योंकि विजुअल रीजन की चाहिए, मगर n नहीं पता है। तो टोटल 10 लाइनें कब रिलीज होंगी? जब n की वैल्यू क्या डाली जाए? 5। तो n आ गया 5। कल मतलब लास्ट क्लास यार, कल मतलब लास्ट क्लास, कल मतलब लास्ट क्लास। अब ये बताइए, अब सारे बच्चे इसका आंसर बताएं। E अपॉन m रेशियो ऑफ कैथोड रेज, E अपॉन m रेशियो ऑफ कैथोड रेज। बताओ, आंसर दो, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। यस। अब देखो E अपॉन m रेशियो ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज किससे मिलके बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी होती है। और कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। जिसकी वजह से E अपॉन m रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। Vary as the atomic number of the element forming cathode? No. Vary as atomic number of gas? No. As the smallest value when the discharge tube is filled with hydrogen? Highest value होती है, smallest नहीं होती है। तो आंसर इज ए। अब बताओ भाई, अब सारे बच्चे बताएं, दो में से किसके कितने सही? सारे बच्चे बताइए, दो में से किसके कितने सही? हाँ,
यस यस यस, वेरी गुड। चलो अब ये बताओ, लास्ट क्लास में हम लोग कहां पे थे, किसी को आइडिया है? लास्ट क्लास में मैं क्या बता रहा था? एक बार मुझे पीछे चलना पड़ेगा क्योंकि एक दिन का गैप हो गया है। एक दिन छुट्टी रही है ना आपकी, जिसकी वजह से मुझे ये नहीं आइडिया है कि लास्ट क्लास में मैं पढ़ा क्या रहा था। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा था? क्योंकि मुझे इतना याद है कि कोई चीज बीच में चल रही थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो पूरा पढ़ा दिया है ना। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बताई थी। अच्छा अच्छा, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बताया था, nth एक्साइटेड स्टेट क्या होता है ये बताया था। ठीक है, समझ गया। ठीक है, मतलब आज बोहर थ्योरी स्टार्ट करनी है ना। हेडिंग डाल लो, सब लोग हेडिंग डाल लो, बोहर थ्योरी। हेडिंग डाल लो बच्चों, बोहर थ्योरी। हेडिंग डालो बोहर थ्योरी। और सब लोग ये भी लिख लो, एक क्वेश्चन आउट पेपर में, एक क्वेश्चन पेपर में आउट, बोहर थ्योरी से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ये मान के चलो। 90% चांसेस है कि एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, है ना। एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखो, अब पढ़ाते हैं। तो बोहर थ्योरी में देखो, सबसे पहली बात क्या बताई गई? सबसे पहली बात बताई गई, बोहर थ्योरी ओनली ओनली applicable applicable for सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बोहर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है? जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या हुआ बेटा? पीयूष, पीयूष क्या हो गया? पीयूष बेटा क्या हो गया? पीयूष क्या हुआ? कोई दिक्कत? पहला वाला समझ नहीं आया, एक बार समझा दो। कौन सा पहला वाला क्वेश्चन कह रहे हो? सर रिवीजन प्लान। अरे भैया पढ़ा तो लेने दो, रिवीजन भी प्लान बताएंगे, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ तो लो। टीएचडी वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो अच्छा पहला क्वेश्चन समझा देता हूं, पहला क्वेश्चन समझा देता हूं फिर पढ़ाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा समझो, पढ़ो सब लोग पहले क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, सब लोग क्वेश्चन पढ़ो। A certain transition in the hydrogen spectrum from an excited state to the ground state is one and more step given rise to a total number of 10 lines। वो कह रहा है कि किसी एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट पर हम आते हैं तो हम एन लाइन रिलीज करते हैं। हम कितनी लाइनें रिलीज करते हैं? 10 लाइनें रिलीज करते हैं। हम रिलीज करते हैं 10 लाइनें, उसने ये बोला है फॉर हाइड्रोजन एटम। इतनी बात समझ में आई सबको? यस या नो लिखो, यस या नो लिखो। इतनी बात सबको समझ में आई कि जब हम nth एक्साइटेड स्टेट से, मतलब किसी सर्टेन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो 10 लाइनें रिलीज करते हैं, उसने ये बात लिखी है। क्या ये समझ में आई? फारूकी,
फारूक की बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यस, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब वो पूछ रहा है इन 10 लाइनों में से, अच्छा आयुषी दीक्षित, बता दूंगा यार, बता दूंगा, पहले पढ़ लो यार। इन 10 लाइनों में से कितनी लाइनें विजुअल रीजन की हैं, वो ये पूछ रहा है। इन 10 लाइनों में से कितनी लाइनें विजुअल रीजन की हैं, ये पूछ रहा है। इन 10 लाइनों में से कितनी लाइनें विजुअल रीजन की हैं, वो ये पूछ रहा है। अब किसी स्पेसिफिक रीजन की लाइन के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था? किसी स्पेसिफिक रीजन की लाइन के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था? किसी स्पेसिफिक रीजन की लाइन के लिए मैंने पढ़ाया था n-n1 ऑफ स्पेसिफिक रीजन। लास्ट क्लास में देखो, लास्ट क्लास में देखो, अब हमें n नहीं पता है, मगर स्पेसिफिक रीजन कौन है? बामर सीरीज। और बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है? 2। स्पेसिफिक रीजन कौन है? बामर सीरीज। क्यों? विजुअल स्पेक्ट्रम कह रहा है, तो बामर सीरीज ही तो विजुअल रीजन में मिलती है। बामर सीरीज ही तो विजुअल रीजन में मिलती है। बामर सीरीज कहां मिलती है? विजुअल रीजन में। विजुअल रीजन। तो इसका मतलब यदि n की वैल्यू आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, टोटल लाइन दिया है, तो टोटल लाइन जब आप nth स्टेट से, जब आप nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर गिरते हो, तो टोटल लाइन का फार्मूला है, जब आप nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर गिरते हो तो टोटल लाइन का फार्मूला ये है n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल लाइन की वैल्यू 10 है। तो अब बताओ n की क्या वैल्यू रखी जाए कि आंसर 10 आए? तो इसका मतलब n की वैल्यू 5 रखी जाए। जब n की वैल्यू 5 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 10। 2 से 2 कट जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब n इक्वल टू 5 पता चल गया। जब n इक्वल टू 5 पता चल गया तो तुमने यहां रख दिया। तो जब तुमने यहां रख दिया तो लाइनें कितनी आ गई? 3 आ गई। विजुअल रीजन की लाइनें कितनी आ गई? 3 आ गई। क्या ये सही है? विजुअल रीजन की लाइनें कितनी आ गई? 3 आ गई। हाँ बेटा, मंडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। मंडे से मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, बैच में सब लोग रेडी हो जाओ। मंडे से मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, बैच में सब लोग रेडी हो जाओ। चलो, अब आप में से कोई भी बच्चा किसी भी तरह की बातें ना करे, सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे, और पढ़ाई में जो पढ़ा रहा हूं इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? अच्छा, अब देखो, बोहर थ्योरी क्या कहती है? बोहर थ्योरी का कहना है कि, बोहर थ्योरी का क्या कहना है? देखो, बोहर थ्योरी का कहना है कि बोहर थ्योरी ओनली अप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मतलब ये सिर्फ उन पर अप्लीकेबल होगी जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे अप्लीकेबल नहीं है। हाइड्रोजन में एक है, हीलियम से एक निकाल दिया तो एक है, बेरिलियम में से 3 में से एक निकाल 2 निकाल दिया तो एक है, बोरान के 4 में से 3 निकाल दिया तो एक है ना? बोरान में 5 होते हैं, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब इसमें +3। ये देखो, तो पहला क्वेश्चन और पहला पॉइंट समझ गए क्या? बोहर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है? जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बोहर थ्योरी सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है ऐसा, ठीक है? बोहर थ्योरी applicable for a hydrogen atom,
बी अल्फा पार्टिकल, सी हीलियम एटम, डी ठीक है हीलियम आयन, ई ए एंड डी बोथ। बताओ बताओ बोहर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है? बताइए, आंसर दीजिए सारे लोग। बोहर थ्योरी सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1h1 होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जेड की वैल्यू के बराबर। हीलियम अल्फा पार्टिकल के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 0। क्यों? हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के दोनों तुमने निकाल दिए तो 0 बचे। हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2He4 होता है। हीलियम आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जब हीलियम के ऊपर +1 है। तो ये सही है, ये सही है, इसका मतलब ई आंसर होगा, इसका मतलब ई आंसर होगा। यस। अब पॉइंट नंबर 2 पे आओ। पॉइंट नंबर 2 पे इन्होंने क्या बताया? यस, पॉइंट नंबर 2 पे इन्होंने बताया एटम के चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर पाथ है। नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ प्रेजेंट surrounding of nucleus these circular path are called ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। इन्होंने कहा एटम के चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर पाथ है। एटम के चारों ओर, जैसे ये न्यूक्लियस है तो एटम के चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर पाथ है। ऐसे इन सर्कुलर पाथ को इन्होंने क्या नाम दिया? एनर्जी लेवल या ऑर्बिट। और इनकी वैल्यू बताई, इनको रिप्रेजेंट किया एन से, और इसकी वैल्यू बताई 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसको रिप्रेजेंट किससे किया? एन से। और इसकी वैल्यू क्या बताई? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। और इसी को कहा जाता है के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। इन्हीं एनर्जी लेवल का नाम क्या रखा गया? के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। कितने एनर्जी लेवल है? तो इन्होंने कहा इन्फिनाइट एनर्जी लेवल है, इन्फिनाइट एनर्जी लेवल है, एक दो नहीं है। किसी एटम में इन्फिनाइट एनर्जी लेवल होता है। तो पहले इन्होंने क्या बात बताई? बोहर थ्योरी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात क्या बताई? एटम के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं, इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो इन्होंने क्या बताया। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया? इनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्विंग करेगा, इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्विंग करेगा। इतने सारे एनर्जी लेवल है। अब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और आप कह रहे हो इन्फिनाइट एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कहां कर रहा होगा? बेटा ये रियल नहीं होते, लल्लन, रियल नहीं होते। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्विंग करेगा, इसके लिए बताया। तो जरा गौर सुनिए, इनका कहना था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग दोज सर्कुलर path which have
which have angular momentum greater than and equal to h upon 2 pi। देखो एक मिनट, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाए, which have angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। अब जरा गौर से समझिए, इनका क्या कहना था। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी लेवल है, मगर इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्विंग करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्विंग करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। थोड़ा दूर दूर लिखता हूं जैसे वैल्यू लिख पाऊं। ये देखो, जैसे ये h अपॉन 2 पाई है, अब ये क्या है, गौर से देखो, √2h अपॉन 2 पाई, इसका एंगुलर मोमेंटम ये है। अब मान लो इसका एंगुलर मोमेंटम ये है, अब मान लो इसका एंगुलर मोमेंटम ये है। अब देखो रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, जिसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, गौर सुनिएगा, जिसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ऐसे मतलब h अपॉन 2 पाई के मल्टीप्लाई में होल नंबर हो 1 2 3 4 5 6 हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, इसकी वैल्यू क्या हो 1 2 3 4 5 6, ना तो 0 हो ना फ्रैक्शनल हो, ना 0 हो ना फ्रैक्शनल हो। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे एनर्जी लेवल है मगर सब में रिवॉल्विंग नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में रिवॉल्विंग करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में लिखी है, ये देखो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्विंग करेगा। अब ये नहीं लिखी है, h अपॉन 2 पाई के मल्टीप्लाई में देखो जरा क्या है, √2, और √2 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्विंग करेगा ही नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्विंग करेगा। अब इसको चेक करो, इसमें तो मैंने कोई डाटा लिखा नहीं है, ये देखो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्विंग करेगा या इसमें करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसी तरह इसमें नहीं करेगा, क्यों, फ्रैक्शनल है, तो ना तो इसमें करने वाला इलेक्ट्रॉन ना इसमें करने वाला। तो इन्होंने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्विंग करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में रिवॉल्विंग करेगा। और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, mvr, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, ये देखो। तो ये इक्वेशन उन्होंने दी कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अच्छा, अब इस पर भी क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको देता हूं, देखो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट value of angular momentum of
revolving electron for revolving electron A h upon pi, B h upon root 2 pi, C root 2 upon pi, D। ठीक है, ऑल। बताओ इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्विंग करेगा? हाँ, बैक स्लाइड कर देंगे, पहले ये आंसर बताओ। पिछली स्लाइड कर दो, कर देंगे पहले ये आंसर बताओ। इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्विंग करेगा? इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्विंग करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो पहले इसमें h अपॉन 2 पाई बनाओ। हमने 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 नीचे मल्टीप्लाई किया। अब h अपॉन 2 पाई के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब इसमें करेगा। अब इसमें भी यही करो। हमें बनाना क्या है? h अपॉन 2 पाई। 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ये तो होल नंबर है नहीं, ये तो एक फ्रैक्शनल है, इसका मतलब इसमें नहीं करेगा। h अपॉन 2 पाई बनाओ। रूट 2 ऊपर, देखो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये भी क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये भी होल नंबर नहीं है। तो ना तो इसमें करेगा ना इसमें करेगा, सिर्फ ए में करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग उसी में करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। नोट कर लीजिए, सॉरी ये पॉइंट नोट करो, है ना। मैं पानी लेके आता हूं, फिर अगला पॉइंट पढ़ाता हूं। हाँ भाई, अब जरा देखो पॉइंट नंबर 5। सर MUR क्या है? फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ा है? मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये मास ऑफ पार्टिकल मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और सर्कुलर पाथ। मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्विंग कर रहा है, तो ये हो गई R। अब रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी वेलोसिटी से तो कर ही रहा होगा, ये हो गई U। और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो ये हो गया M। तो फिजिक्स के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है MUR। फिजिक्स के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है MUR, है ना। अब मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। देखो फिजिक्स में V और U अलग अलग चीजें, फिजिक्स में V और U अलग अलग चीजें, है ना। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में कहीं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इस तरह की कोई बात नहीं है। इसलिए केमिस्ट्री में U लिखा जा रहा हो या V लिखा जा रहा हो, लगभग एक ही बात चल रही है। फिजिक्स में दोनों की बात अलग है। जैसे फिजिक्स में मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। वेट का मतलब mg है, मास का मतलब m है। यहां पर मास बोला गया तो भी m लेते हो, वेट बोला गया तो भी m लेते हो।
क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, ना के बराबर। ये गैस पृथ्वी में समा क्यों नहीं जा रही है? ये गैस जो चल रही है ऊपर, ये पृथ्वी में समा क्यों नहीं जा रही है? क्या इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। तो फिर नीचे क्यों नहीं आ रही है? आप तो नहीं हवा में लटके रहते हो, है ना? तो कुछ टर्म है जिसमें केमिस्ट्री में और फिजिक्स में डिफरेंसेस है। अच्छा, अब चौथा पॉइंट गौर से देखो। चौथा पॉइंट क्या है, गौर से देखिए। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन। अब इनसे यह पूछा गया कि भाई रदरफोर्ड ने बताया था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है ड्यू टू मैक्सवेल थ्योरी। तो आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है कि नहीं करता है? तो इन्होंने गौर से देखो क्या बताया, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका कहना था revolving electron does not release energy। इनका कहना है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करता है। तो इनसे पूछा गया कब करता है? ड्यू टू, कब करता है? when electron release energy when electron jump upper energy level to lower energy level and gain energy when electron excited बोल दो, excited lower energy level to upper energy level इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन गौर सुनते जाइए। इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्विंग कर रहा है, तो ये कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। ये एनर्जी कब रिलीज करेगा? जब अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आए, ऐसे। यदि ये अपर से लोअर पे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा आते समय, एनर्जी रिलीज करेगा। ये देखो। और यदि गौर सुनो, यदि लोअर से अपर पे जा रहा है ऐसे, तो एनर्जी गेन करेगा। ये एक्साइटेड हो रहा है तो भी एनर्जी गेन करेगा, तब वो एनर्जी गेन करेगा ऐसे। मगर जब रिवॉल्विंग कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है, मगर रिलीज और गेन नहीं कर रहा है, और ये सब बोहर थ्योरी के पास्टुलेट हैं। मतलब बोहर थ्योरी के एविडेंस नहीं है, इस चीज के एविडेंस नहीं है, ये पास्टुलेट है। पास्टुलेट मतलब ऐसा माना गया है, मगर जो माना गया है उसका निगेटिव पॉइंट भी नहीं है, उसका काट भी नहीं है। जो माना गया है उसका काट भी नहीं है, इस वजह से ये सही माना जा रहा है। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने क्या बताया? गौर सुनो। इन्होंने बताया रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करता है। वो एनर्जी रिलीज कब करता है? जब अपर एनर्जी लेवल से लोअर पे आए, और गेन कब करता है? जब लोअर से अपर पे जाए, ठीक है। अब जरा गौर से समझो, गौर से समझिए।
तो लोगों ने कहा, गौर सुनना, एक और चीज इन्होंने बताई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को इन्होंने कहा एनर्जी की सभी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो, एनर्जी की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल है। तो जरा गौर सुनिए, वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू, इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, इसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। इसका मतलब है कि एनर्जी की सभी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कुछ वैल्यू पॉसिबल है, इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल होने का मतलब होता है क्वांटाइजेशन। कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल है, ये मैं आपको जब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाऊंगा वहां पे बता दूंगा। यहां पे बताऊंगा तो मुझे पूरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ानी पड़ेगी। प्रिंस, नहीं, मैक्सवेल थ्योरी गलत नहीं हुई है। इन्होंने यहां बताया है कि ये जो है, गौर सुनिए, मैक्सवेल थ्योरी गलत नहीं हुई है। इन्होंने कहा है कि बहुत छोटे पार्टिकल में इस तरह की चीज पाई जाती है। ये हैवी पार्टिकल के लिए नहीं बताई है, बहुत छोटे पार्टिकल के लिए जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए ये सारी बातें बताई गई हैं। जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ये बातें बताई गई, उनके लिए ये बातें बताई गई। तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्पेसिफिक वैल्यू, इसी को बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन हुआ है। क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल होना, सभी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा। जब ऊपर से नीचे आएगा तो कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। नीचे से ऊपर जाएगा तो कितनी एनर्जी का फोटोन गेन करेगा, ये मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा रखा है। अब जरा गौर से इन बातों को समझो। पहला पॉइंट, बोहर थ्योरी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, जिनको हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं, जिनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होगी। सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर पाथ इतने सारे हैं मगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इन स्पेसिफिक पाथ में रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करता है। इन स्पेसिफिक पार्ट में रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करता है। वो एनर्जी तभी रिलीज करता है जब वो अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, और एनर्जी गेन तब करता है जब वो लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल पे जाता है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल है, इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 5, बोहर की थ्योरी जो है वो एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब इन पॉइंटों के कोई एविडेंस नहीं है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए उसके बेसिस पे ये पॉइंट बनाए गए, मगर इन पॉइंटों का कोई ड्रॉबैक भी नहीं है। आवाज क्रैक हो रही है, अच्छा। अब चेक करिए, अब चेक करिए, अब आवाज सही है, अब आवाज सही है, यस।
अब चेक करिए आवाज सही है? हाँ बेटा अब्दुल्ला, आज क्या डेली टाइम पे स्टार्ट होती है ना? एक दिन बस क्लास नहीं हुई है। अच्छा अब गौर से देखो, तो इन्होंने रेडियस ऑफ एटम भी बताया कि एटम की रेडियस कितनी होती है, ये भी बताया। कैसे बताया? गौर से सुनिए सारे बच्चे अब, कि रेडियस ऑफ एटम इन्होंने क्या बताई। इन्होंने कहा कि ये देखो एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है। तो इनका कहना था कि रेडियस ऑफ एटम, और ये nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट की रेडियस का इन्होंने फार्मूला भी प्रूफ किया। तो इन्होंने कहा रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो होती है 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, और यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। ये देखो वेयर n क्या है? n क्या है? देखो n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ। जिस एनर्जी लेवल की बात कर रहे हो और नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ, जो भी बोलो आप, जो भी आप इसको इस समय बोलो। ये देखो जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ स्पीसीज, एटॉमिक नंबर ऑफ स्पीसीज, जिस स्पीसीज की रेडियस निकाल रहे हो, स्पीसीज। जैसे हाइड्रोजन की निकाल रहे हो, या हीलियम आयन की निकाल रहे हो, या लिथियम आयन की निकाल रहे हो, किसकी निकाल रहे हो? ये। और यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ एटम का इन्होंने ये फार्मूला दिया कि रेडियस ऑफ एटम जो है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम होती है। अब इन्होंने रिलेशन भी बताया, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, एक पिकोमीटर इक्वल टू, एक पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है, एक नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है। ये देखो कुछ यूनिट कन्वर्जन भी मैंने लिख दिए हैं, इनकी जरूरत अपने को पड़ेगी इसलिए लिख दिए, इसलिए लिख दिए। अब गौर से देखो बच्चों, इस पर कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने तरह से ये तुमसे पूछा जा सकता है। अब एक एक करके मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। तो बताओ एटम की रेडियस का फार्मूला क्या है? आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इंटू आर, इंटू नहीं, यूनिट एंगस्ट्रॉम। क्या है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला है। यस। अब पहला पॉइंट बताओ, पहला पॉइंट तो तुमसे ये पूछा जा सकता है, चलो मैं सीएचडी लिखता जा रहा हूं, मैं इसके सीएचडी लिखता जा रहा हूं, है ना? नहीं तो फिर सीएचडी में फिर से लिखने पड़ेंगे, तो मैं साथ में आपको सीएचडी भी देता जा रहा हूं, साथ में बोहर थ्योरी के सीएचडी भी देता जा रहा हूं। ठीक है बच्चों? पहला बोहर थ्योरी के सीएचडी हम लोग दे रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है जरा गौर से देखिए, ये क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ओनली एप्लीकेबल। किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम
ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल, वेयर n इक्वल टू कितना होगा 1 2 3 4 5, ना तो जीरो होगा ना फ्रैक्शनल होगा, ना n की वैल्यू जीरो होगी ना n की वैल्यू फ्रैक्शनल होगी। फिर रेडियस ऑफ एटम कितनी होगी, रेडियस ऑफ एटम का फार्मूला बताया गया Rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। अब जरा बात बताना एक एक करके क्या क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर। इसके अंदर पूछा जाता है सरकमफेरेंस। अब बताओ सरकमफेरेंस कितना होगा। देखो तो सरकमफेरेंस कितना होगा, ये कितना होता है 2πRn। जिस गौर सुनना, गौर से सभी बच्चे सुनना, यहां पे आपको फंसाया जाएगा, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। जिस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस चाहिए, ये देखो, जिस ऑर्बिट की सरकमफेरेंस चाहिए उसी ऑर्बिट की रेडियस रखनी होगी, ध्यान रखना। यदि nth ऑर्बिट का सरकमफेरेंस चाहिए तो nth ऑर्बिट की रेडियस रखनी होगी। सेकंड ऑर्बिट का सरकमफेरेंस चाहिए तो रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट रखनी होगी। फोर्थ ऑर्बिट का सरकमफेरेंस चाहिए तो रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट रखनी होगी, क्योंकि वो तुम्हें यहां फंसाएगा। क्या फंसाएगा, तुमको रेडियस देगा फर्स्ट ऑर्बिट की और तुमसे सरकमफेरेंस पूछेगा फोर्थ ऑर्बिट की। तुम झक मार के क्या है फार्मूला याद रखोगे, तो तुम वही फार्मूला डाल दोगे। क्यों, फार्मूला क्या है 2πr, तुम्हें भी पता है हमें भी पता है। तो तुम r क्या डाल दोगे, फर्स्ट ऑर्बिट की, और जबकि सरकमफेरेंस किसकी पूछ रहा है, फोर्थ ऑर्बिट की। तो जरूर अच्छे से ध्यान रखो, जिस ऑर्बिट की सरकमफेरेंस पूछेगा उसी ऑर्बिट का रेडियस रखना है। सरकमफेरेंस ऑफ nth ऑर्बिट, तो कितनी होगी 2πRn। मतलब जिस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस उसी ऑर्बिट की रेडियस। मैं लिख भी देता हूं नोट डाल के, जैसे गलती तुमसे ना हो। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की सरकमफेरेंस पूछ रहा है, इसलिए Rn क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। Rn क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। पहला पॉइंट सब लोग समझ गए। अच्छा, एक एक करके मैं सब समझा दूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। अब बी पॉइंट समझो। मान लो उसने, ये देखो, देखो बच्चों, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है। अब दो ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस पूछ दी तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये n1 ऑर्बिट है, इसकी रेडियस Rn1। ये n2 ऑर्बिट है, इसकी रेडियस Rn2। अब वो पूछ रहा है दो ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस बताओ। ये सब क्वेश्चन में पूछेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन n1 एंड n2 ऑर्बिट। दो ऑर्बिट की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अब बताओ कैसे निकालोगे। सिंपल सी बात है, दो ऑर्बिट की डिस्टेंस क्या है, जैसे मान लो ये एक बड़ा है, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है। अब बताओ, दो ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये R1 N1 है और यहां से लेके यहां तक N2 है, तो डिस्टेंस का डिफरेंस ये हुआ ना। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, यही तो कहोगे। ये देखो, ये वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों का डिफरेंस। भाई ये वैल्यू है, यहां तक की वैल्यू है
n1, यहां तक की वैल्यू है, यहां से यहां तक की n2, तो इतना माइनस कर दो तो डिफरेंस आ गया। तो अब जब माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा, गौर से देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब भी ऐसा पूछा जाए आप सीधा लिखो 5.29 अपॉन जेड, जेड तो नीचे आ गया, इसके नीचे ले आओ, देखो अपॉन जेड, डरना नहीं, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये फार्मूला लगाओगे आप। मैंने कैसे किया, मैंने कुछ तीर नहीं मारा है, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने कोई तीर नहीं मारा है, बस माइनस करना है। बड़ी वाली से छोटी वाली को माइनस किया, तो बड़ी वाली से छोटी वाली को माइनस करोगे तो 0.529 दोनों में है, जेड दोनों में है, और दोनों का जेड सेम होगा क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के, एक ही एटम की दो ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस ले रहे हो ना। तो जब तुम कॉमन लोगे R2 माइनस R1 करोगे तो डिफरेंस किस बात का होगा, सिर्फ ऑर्बिट के नंबर का, तो ऑर्बिट के नंबर का डिफरेंस है। बात समझ पा रहे हो, ये पॉइंट कैसे लिखा है, ये फार्मूला ये कैसे ड्राइव किया, समझ पाए। 0.529 अपॉन जेड n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है सबको, क्या ये बात सबको समझ में आई है? नहीं समझ में आई है तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, नहीं समझ में आई है तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। करो इस क्वेश्चन को करिए। द रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। करो इस क्वेश्चन, फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन के बीच की डिस्टेंस है ये, तो बीच की डिस्टेंस क्या होगी, r इक्वल टू 0.529 अपॉन जेड, हीलियम का जेड कितना है 2, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, फार्मूला क्या है ये। अब मान लो फार्मूला एक बार देखना, Rn इक्वल टू 0.0529 होता है कि 0.529 है, यार कंफ्यूजन है, 0.529 होता है, सही है, वो एक्चुअल में ये 0.0529 क्यों लिख रहा हूं, एक मिनट रुकना जरा, फार्मूला कहां लिखा है, हाँ यहां पे गलत लिख गया है, 0.529 अपॉन जेड n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। हमारा फार्मूला ये है ना 0.529 अपॉन जेड n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ये देखो, अब इसकी वैल्यू बताओ भाई कितनी आ रही है, और यूनिट क्या है एंगस्ट्रॉम, यूनिट का विशेष ध्यान रखें जरा भाई, बताइए सब लोग, यूनिट बताएं। ये देखो 0.529 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आ रही है 1.3225 एंगस्ट्रॉम, 1.3325 एंगस्ट्रॉम ये आ रहा है सेकंड। मीटर में कितना आएगा, मीटर में कितना आएगा, सर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, अच्छा मैं लिख देता हूं, हाँ नहीं दिख रहा होगा, उसका रीजन है ब्लू पे व्हाइट लिख गया है, मैं लिख दे रहा हूं, सब लोग समझिएगा क्वेश्चन को, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट्स ऑफ
हीलियम आयन इज, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन दिख रहा है सबको? 16 माइनस 9 7 होता है। यार सही कह रहे हो, क्या बात कही है, ये मैंने गलत कैसे कर दिया? बच्चा सही कह रहा है। 0.529 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 1.8 आ रहा है यार। 1.851 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। अब इसको मीटर में बनाओ, तो जब आप मीटर में बनाओगे तो ये आ जाएगा, ये देखो। बात समझ पाए? तो आप क्वेश्चन को करने के तरीके सीखते जाओ। मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ फार्मूला दे रहा हूं, है ना। सारी सिचुएशन बताता जा रहा हूं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, अब गौर से समझिए और क्या पूछ सकता है। अब जरा देखो, जो रेडियस ऑफ एटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। चेक करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। तो वो तुमसे ऐसे भी तो पूछ सकता है। गौर से देखिए, जैसे हमारे पास ये एक एटम है, अब इस एटम की एनर्जी लेवल है, एक ये एनर्जी लेवल है, एक ये एनर्जी लेवल है। अब इनके रेडियस का रेशियो भी तो पूछ सकता है। ये मान लो n1 है भाई, ये क्या है हमारा, एक n1 n2 n3 मान लो, तो ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है एनर्जी लेवल। अब इनकी रेडियस का रेशियो पूछे तो गौर सुनिएगा। हाँ, -5 मिल गया, सही कह रहे हो। तो देखो, रेडियस जो है एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस जो है जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? जरा चेक करो, फार्मूला कहां है, ये देखो, जरा चेक करो। अब बताओ, जब आप n1 n2 n3 में रेशियो लगा रहे हो तो ये सेम एटम की बात चल रही है कि अलग अलग एटम की बात चल रही है? यदि मैं कहता हूं कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट और सेवेंथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बताओ क्या चल रहा है? बताओ, सेम एटम की बात हो रही है ना, तो सेम एटम की बात हो रही है तो जेड कांस्टेंट और न्यूमेरिकल नंबर तो कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब यदि ऐसी कोई बात कही जाए तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो, रेडियस का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, चेक करो, n1 स्क्वायर रेशियो n2 स्क्वायर रेशियो n3 स्क्वायर सो ऑन। भाई देखो, जेड जेड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कट गया, है ना। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड एथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बस आप सीधा सीधा लिख दो, थर्ड का स्क्वायर, फिफ्थ का स्क्वायर, एट का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं है, एटॉमिक नंबर है। ऑर्बिट और एटम सेम बात है, रीजन है क्योंकि आपने कहा है इन्फिनाइट ऑर्बिट है, तो लास्ट वाला एटम कैसे बनेगा? इसका मतलब तुम कह रहे हो एटम की डिस्टेंस इन्फिनाइट है, और जबकि एटम क्या होता है, चिन्नू सा होता है, दिखता नहीं है। एटम नहीं दिखता है, उसका बाप कई एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है वो नहीं दिखता है ना। तो ऑर्बिट की रेडियस बोलो या एटम की रेडियस बोलो, लगभग एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। अब इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन है, ये देखो, मैं क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। वो क्वेश्चन कहां गया भाई? ये सब क्वेश्चन ही है मगर वो वाला कहां गया? हाँ, चलो अभी देख लेंगे, है ना। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं।
चलो आओ कॉन्सेप्ट पढ़ लो पहले। हाँ ये बात आ गई, क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो 3 ऑर्बिट की रेशियो की बात करें या 2 की बात करें, ऐसे ही तो निकलेगा। ये सबसे ज्यादा यूज होगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ये फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा, बार बार बता रहा हूं। ये देखो आप ऐसे लिखो या इसी चीज को चाहो तो ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है भाई। जब 2 का रेशियो निकालते हैं तो हम ऐसे दिखा देते हैं, 2 से ज्यादा चीजों का रेशियो निकालते हैं तो हम ऐसे दिखा देते हैं। सही है। अब इस पर बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इस पर बेस्ड। अब गौर से सुनिए, ये तो मैंने कहा सेम एटम की बात चल रही है, मान लो एटम डिफरेंस हो डी। अब डी की बात करता हूं, डी, अब फिर कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। डी पार्ट समझो, यदि 2 अलग अलग एटम हुए तो, जैसे ये देखो हम 2 अलग अलग एटम ले रहे हैं, इस एटम की रेडियस, इस एटम का nth है, ऑर्बिट है, तो इसकी रेडियस क्या हुई Rn1, और इसका z क्या हुआ, और ये दूसरा एटम है n2 ऑर्बिट है, और इसका z कितना हुआ Z2। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए हाइड्रोजन एटम की रेडियस x है, तो हीलियम एटम, गौर सुनिए, तो हीलियम के 3rd ऑर्बिट की रेडियस बताओ। हाइड्रोजन की रेडियस देके हीलियम की रेडियस पूछ रहा है, तो 2 डिफरेंट एटम है ना, तो जब 2 डिफरेंट एटम है तो कैसे करोगे, देखो हमारी रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² है इसके। अब n भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, तो फार्मूला कैसे आ गया, n1 रेशियो n2 रेशियो n3 सो ऑन, n1/z1 का n1² रेशियो n2² रेशियो n3² मान लो 2 से ज्यादा एटम है, 3 एटम है, 4 एटम है, और यदि सिर्फ 2 एटम है तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। अब देखो n1² रेशियो n2² आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, n1² Z2/Z1। जब ये सिंप्लीफाई होगा तो ये आ जाएगा, और इस पर खूब क्वेश्चन होते हैं, इस पर खूब क्वेश्चन होते हैं, ये देखो इस पे खूब क्वेश्चन होते हैं। 2 डिफरेंट एटम की बात की गई है, अब इन पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्योंकि रेडियस के मैंने सारे कॉन्सेप्ट दे दिए, रेडियस के मैंने सारे कॉन्सेप्ट दे दिए, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल और दे देता हूं बस, ई क्या, बोहर रेडियस किसको बोला जाता है, बोहर्स रेडियस किसको बोला जाता है, देखो बच्चों बोहर रेडियस जो बोला जाता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट को बोला जाता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितनी होगी बताओ, बताओ भाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्यों, n=1 रख दिया, z=1 रख दिया, हाइड्रोजन के लिए निकालना है ना, हाइड्रोजन के लिए, तो n1 z1, जब n की वैल्यू भी 1 रख दोगे, z की वैल्यू भी 1 रख दोगे, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर आ जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर आ जाएगा, है ना। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, जरा थोड़ा क्वेश्चन करता हूं, आजा मुन्ना, ये तो एनर्जी का क्वेश्चन है, ये एनर्जी का है,
एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इतनी है, ये देखो, करो इसको, पढ़ो क्वेश्चन देखिए, बोहर रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेट इतनी, R1 दिया है, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n कितना है, एक्साइटेड स्टेट प्लस 1, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब n इक्वल टू कितना डालना है, 2। उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है, जरूरी नहीं लिखा जाए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 इज। अब दूसरे एक्साइटेड स्टेट की पूछ रहा है, मतलब दूसरे ऑर्बिट की पूछ रहा है, पहले ऑर्बिट की दी है। एटम सेम है या डिफरेंट, पहले ये बताओ, क्या एटम सेम है या डिफरेंट, सेम है, तो जब एटम सेम है तो लो यार, इसके बराबर होगी, है ना। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, बात तो एक ही होती है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी तुम्हें निकालनी है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो बस, 4 3 12, 1 4 5 20, 1 21, आंसर आ गया, यस, वेरी गुड। इसको बताओ, इफ द r इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, देन द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, देखो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी है, nth ऑर्बिट की पूछ रहा है, तो क्या होगा, nth ऑर्बिट का पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट की r दी है, कितनी हुई, सही है ना भाई, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी है, nth ऑर्बिट की पूछ रहा है, तो दो ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो क्या होता है, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, और सेम एटम की बात कर रहा है, एटम डिफरेंट चल ही नहीं रहा है, सेम एटम की बात हो रही है, एटम डिफरेंट चल ही नहीं रहा है। अब ये देखो, इसको करो, अब डिफरेंट एटम की बात आ गई, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज इतना, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की रेडियस दी है, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1, द रेडियस ऑफ लिथियम आयन इन ए सिमिलर स्टेट, सिमिलर स्टेट मतलब दोनों का ग्राउंड स्टेट, तो दो डिफरेंट एटम है, तो जब दो डिफरेंट एटम है तो क्या होता है, n1 स्क्वायर अपॉन z डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर अपॉन z1 z2। अब इसकी रेडियस दी है, हीलियम की निकालनी है, अब इसका ग्राउंड स्टेट ये और हाइड्रोजन का Z1, ग्राउंड स्टेट ये, हाइड्रोजन हीलियम का Z3, तो ये देखो क्या आ गया, Z ऊपर चला गया, तो डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, तो 3 1 कम 3, 2 3 7 21, 0.7 ये आ गया, सही है, बात समझ पा रहे हो कैसे कर रहा हूं। अब देखो यार, ये तो मेडिकल में आए हुए क्वेश्चन है, थोड़े से हल्के हैं, अब मैं तुम्हें जरा धमाकेदार क्वेश्चन कराता हूं, इसको करो, अब मैं तुम्हें थोड़ा धमाकेदार क्वेश्चन कराता हूं, इसको करो, which hydrogen like species will have the same radius as that of Bohr radius of hydrogen atom, इनमें से किसकी रेडियस वही होगी जो बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेडियस है, तो पहले तो आपको बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालनी पड़ेगी, which hydrogen like species will have the same radius as that of बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम,
तो बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है? मैंने अभी पीछे पढ़ाई है। बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, किसकी रेडियस? R1, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। अब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? N1 इक्वल टू 1, हाइड्रोजन इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ये होती है। इसका मतलब इसी को बोहर रेडियस बोल रहा है। तो वो कह रहा है जितनी रेडियस हाइड्रोजन एटम की है उतनी ही रेडियस इनमें से किसकी होगी। हमें इतनी रेडियस निकालनी है। अब देखो हमारा फार्मूला ये है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन समाये हैं। ये देखो हमें वैल्यू कितनी लानी है? इतनी लानी है, इतनी लानी है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। n स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तभी तो आंसर 0.529 आएगा, तभी तो आंसर 0.529 आएगा। तो अब आप ये चेक कर लो n स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू किसमें 1 है? n स्क्वायर बाई जेड, जेड कितना है? 3, 1 नहीं है। n स्क्वायर बाई जेड 1 नहीं है। n स्क्वायर बाई जेड 1 नहीं है। n स्क्वायर बाई जेड 1 है। ये आंसर, ये आंसर है। देखो टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये आंसर है। हाँ ये आंसर है आपका। कर लोगे? कर लोगे? चलो, तो जब आप इतनी बातें कर लोगे तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो रेडियस ऑफ एटम के बाद उन्होंने क्या बताया? वेलोसिटी। रेडियस ऑफ एटम के बाद इन्होंने बताया टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कि रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी। इस बात को एक्सप्लेन किया कि यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्विंग कर रहा है तो रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। ये देखो टोटल एनर्जी। तो देखो टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके किसके बराबर होगी? जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, साथ में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगा। अब रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये देखो, ठीक है। रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। गरिमा क्या कह रहे हो? पीछे वाला क्वेश्चन ये लो, देख लो भाई, ये कहां गया पीछे वाला क्वेश्चन? ये लो, कहां है वो क्वेश्चन? ये लो, जल्दी से देखो गरिमा, तब तक मैं एक घुट पानी पीता हूं और फिर एनर्जी वाली बातें बताता हूं। रिपीट कर दीजिए, नहीं समझ में आया? अरे निकम्मो, देखो वो कह रहा है बोहर रेडियस की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू इनमें से किसकी होगी। तो पहले हमें यह तो पता चले बोहर रेडियस की वैल्यू कितनी होती है। तो बोहर रेडियस क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज बोहर रेडियस। मैंने अभी पीछे लिखाया है ई पॉइंट में। तो मैंने कहा बोहर रेडियस की वैल्यू इतनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू इतनी निकाली है। तो पूछा यह जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम की रेडियस इतनी है तो इनमें से किसकी इतनी होगी। अब बोहर रेडियस की वैल्यू कितनी है? 0.529, और हमारा फार्मूला क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम।
हमें वैल्यू कितनी लानी है 0.529, इसके बराबर लानी है ना। तो 0.529 लाने के लिए n स्क्वायर बाई और n स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, तभी तो 0.529 आंसर आएगा। तो मैंने चेक कर लिया कि n स्क्वायर बाई जेड किसका 1 है। n स्क्वायर जेड कितना है 3, n स्क्वायर जेड कितना है 2, n स्क्वायर जेड कितना है 4, n स्क्वायर जेड कितना है 3, तो इसी की 1 आ रही है। तो जब इसकी 1 आएगी तो इसकी वैल्यू वो आएगी। जेड की वैल्यू कहां से लिया? अरे प्रभु जेड तुम्हें पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का जेड होता है 1, एटॉमिक नंबर नहीं पता है। हीलियम का जेड होता है 2, ठीक है। लिथियम का जेड होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, ये तो पता होना चाहिए ना यार, छोटी मोटी चीजें हैं। 5। चलो अब बकवास मत करियो, अब पढ़ाने दो। समझ गए ना? अरे मुन्ना समझ गए, नहीं समझे तो बता देंगे यार फिर से, ऐसी कोई बात नहीं है। एन कहां से आया? वो एन जो है ना वो वहां से आया है, अमेरिका से। अमेरिका से चला फिर इजराइल गया, इजराइल से चला फिर ईरान गया, ईरान से चला फिर दुबई गया, दुबई से फिर इंडिया आया है एन। समझ गए? ब्रजेश्वर, ब्रजेश्वर यहां से आया है। तुम्हें बहुत मारेंगे पढ़ाते समय यार, ध्यान ही नहीं रखते हो। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? देखो ये क्या लिखा है, ये पॉइंट ये किसके लिए लिखाया गया है? हमारे लिए थोड़ी लिखाया गया है, हमें तो याद है, हमें आता है, तुम्हारे लिए लिखाया है, तो ध्यान तो रखा करो। बोर रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या है? n इक्वल टू कितना डालोगे? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू कितना डालोगे? 1 ही तो डालोगे। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1 ही तो डालोगे। और मेरे को यदि चक्कर आके मैं फिर से बीमार हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम ही होगे। पाकिस्तान तो मैंने इसलिए नहीं भेजा, नहीं तो अभी यहीं पे बवाल होने लगेगा, पढ़ाना खत्म बंद हो जाएगा। क्योंकि आजकल लोगों को मजे लेने में बहुत मजा आता है पढ़ाई। चलो आ जाओ पढ़ाई करते हैं। तो देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आती है वो इतनी आती है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है -13.6। गौर से देखिए, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। गौर से देखो, यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट क्या है? यूनिट देख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब एक एक करके मैं कुछ चीजें बताता हूं। सबसे पहली बात, ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। मान लो किसी को जूल पर एटम बनाना है तो जूल बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे कितना? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। यदि इसको जूल बनाना है तो 13.6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6। तो यदि आप जूल, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी वो फंसा देता है। देखो यदि आप इसको जूल में चाहते हो तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला आ जाता है माइनस, ये देखो गौर से देखिए, 21.7 इंटू 10 की पावर -19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। अभी भी देखो पर एटम है, पर मोल नहीं है, जूल पर एटम। ये देखो, तो जब आपको जूल बनाना हो, और मान लो क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट अलग अलग चलेगी, तो जूल बनाना हो तो सब लोग ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -19 जूल। ये देखो, तो किसमें यूनिट दी है ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में यूनिट क्या है? जूल पर एटम है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। और यदि मोल हुई तो एक मोल का मल्टीप्लाई कर देना, यदि मोल हो तो एक मोल का मल्टीप्लाई कर देना। मोल में नहीं रहती, जनरली इसी में रहती है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई सबको? तो टोटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, और जो किसके सम के बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं पैरेलल में सीएचडी भी लिखता जा रहा हूं। ये देखो, यहां तक सीएचडी हो गए थे,
अब CHD में मैं लिखूंगा क्या, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है -13.6 Z²/n², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर -21.7 10⁻⁹ Z²/n² जूल पर एटम। ये टोटल एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब जरा गौर से मेरी बातों को समझते जाइएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का डबल पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के बराबर मगर पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है मगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। राहुल कह रहा है कैलोरी में कितनी होगी, यार बहुत मारेंगे तुम, कैलोरी नहीं बना पाओगे, अब थर्मोडायनेमिक्स में बनाना सिखाया है ना, कैलोरी नहीं बना पाओगे। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है विद साइन। इसका मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसी को पॉजिटिव फॉर्म में लिख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसी को पॉजिटिव लिख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए तुमसे कहेगा कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अब तुम कहोगे यार फार्मूला तो हमें टोटल एनर्जी का पता है, तो टोटल एनर्जी निकालो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आ गई पोटेंशियल एनर्जी। रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो तुम टोटल एनर्जी निकालो, बस उसका माइनस साइन हटा दो, आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है ना, इसको बताते हैं, 1 मिनट। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? अब देखो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या करता है, इसको जरा समझो। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, CHD। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या करता है, ये जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देखो हमारा फार्मूला ये है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो अब गौर समझिए। हम लोगों ने क्या सपोज किया है, हम लोगों ने सपोज किया है कि एट इन्फिनाइट पोटेंशियल एनर्जी कितनी अज्यूम की गई है, 0। एट इन्फिनाइट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को 0 अज्यूम किया गया, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना अज्यूम किया गया, 0। एट इन्फिनाइट का मतलब एटम के बाहर, एट इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, एटम के बाहर। मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताता हूं किस जगह। जैसे ये देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को हमने 0 सपोज किया है, पोटेंशियल एनर्जी को 0 सपोज किया है। अब
अब बताओ, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, इसकी अभी टोटल एनर्जी कितनी है, 0। अब इसको पकड़ के यदि हम फील्ड के अंदर लाएंगे, इसको पकड़ के हम फील्ड के अंदर लाएंगे, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, इसको वर्क करना पड़ेगा ना। देखो मेरे पास 0 एनर्जी है, गौर सुनना, मेरे पास 0 एनर्जी है। ये सपोज किया गया है कि मेरी एनर्जी एटम के बाहर 0 है। अब ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट से एटम के अंदर खुद आ रहा है, ऐसे करके आया ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। अब इसकी एनर्जी रिलीज हो गई, तो 0 में से कुछ चला गया तो साइन कैसा आएगा, 0 में से कुछ चला गया तो साइन कैसा आएगा, जीरो में से कुछ चला गया तो साइन कैसा आएगा, निगेटिव। इसीलिए ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स इन्फिनाइट पे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को 0 सपोज किया गया है। अब जब इन्फिनाइट से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फील्ड में लाया जाता है तो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क की वजह से उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाती है ना। तो ये 0, हाँ, ये निगेटिव क्यों है, तो निगेटिव होने के पीछे रीजन ये है कि इन्फिनाइट पे हमने टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को 0 सपोज किया है। अब इन्फिनाइट से जब हम इसको न्यूक्लियस की फील्ड में लाते हैं तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है ना। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से वैल्यू निगेटिव हो जाती है। इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस when enter in field of nucleus। ये लो, जिसकी वजह से वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब गौर से देखिए अगला पॉइंट। अब इसके भी पॉइंट आपको पढ़ाता हूं। ए, पहला पॉइंट गौर समझो, पहला पॉइंट गौर समझिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ, पॉसिबल, गौर सुनिएगा सब लोग, आपको मैंने अभी क्वांटाइजेशन पढ़ाया था, तो जरा देखो, पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, जरा गौर से समझो, 13.6 इंटू एन स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा बच्चों, डरना नहीं, डरना नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम फॉर हाइड्रोजन एटम। अब मेरी बात समझो, टोटल एनर्जी का फार्मूला ये है, हाँ है। अब किसी एटम के लिए जेड कांस्टेंट है, मान लो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो जब हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो टोटल एनर्जी का फार्मूला ये हो जाएगा, E -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हाँ, अब बताओ एन की कोई वैल्यू पॉसिबल है कि एन की कुछ फिक्स वैल्यू है, एन की कुछ फिक्स वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हो, 1/2 नहीं रख सकते हो, 2/3 नहीं रख सकते हो, 5/4 नहीं रख सकते हो। तो जब एन की कुछ वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल होंगी तो ई की भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल होंगी, और वो स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, वो स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, तो देखो n इक्वल टू 1 डालो, n इक्वल टू 1 डालो तो E क्या आ रहा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n इक्वल टू 2 डालो तो E इक्वल टू क्या आ रहा है, -4, 4 से डिवाइड करो तो 4 3 12 और 4 चुको 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल डालो तो E इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, 3 डाला तो 9 हो गया, 9 एक कम 9 तो ये 4 हो गया,
तो 4 40 होता है, 9 पना 45। ये देखो, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब मैं बताता हूं, इस वैल्यू के बाद डायरेक्ट ये वैल्यू मिलेगी, इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसके बीच की भी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रखता है, और वो वैल्यू कौन कौन सी है? वो वैल्यू है -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। एन की वैल्यू डालते जाओगे, आपको वो स्पेसिफिक वैल्यू मिलती चली जाएंगी। अब इन वैल्यू के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो कोई पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का क्वांटाइजेशन करता है। क्वांटाइजेशन मींस वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रखता है, हर वैल्यू को नहीं रखता है। और वो स्पेसिफिक वैल्यू आपको कैसे पता चलेंगी? एन की वैल्यू डालते जाओ, क्योंकि एन की स्पेसिफिक वैल्यू है तो ई की भी स्पेसिफिक वैल्यू होंगी, क्योंकि एन की कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते हो। एन की वैल्यू या तो 1 डाल सकते हो, या 2 या 3 या 4, तो ई की भी स्पेसिफिक वैल्यू आएंगी। इस पर क्वेश्चन आता है, जैसे ये देखो क्वेश्चन, इस पर बहुत क्वेश्चन आया है, मतलब पेपर में आईआईटी में 2-3 बार आ चुका है, और नीट में भी 1-2 बार आ चुका है। आईआईटी में 2-3 बार आ चुका है, नीट में भी 1-2 बार आ चुका है। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ना। हाँ, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? तो आपको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है? -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? n=1, n=1 पे ये वैल्यू है, तो एक तो ये वैल्यू पॉसिबल है। n=2, n=2 डालोगे तो ये आएगा, ये वैल्यू पॉसिबल है। इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बस यही वैल्यू पॉसिबल है। इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं, और जो भी वैल्यू होगी हमेशा निगेटिव होगी, जो भी वैल्यू होगी हमेशा निगेटिव होगी, पॉजिटिव थोड़ी होगी। इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आपके ये देखो, ये आपके यहां क्वेश्चन आया है, इसको करो। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इतनी, टोटल एनर्जी दी है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी का पॉजिटिव फॉर्म, इक्वल एंड अपोजिट साइन। तो बस काइनेटिक एनर्जी इतनी आएगी। हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब कह रहा है उसी ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है विद इक्वल एंड अपोजिट साइन, इक्वल एंड अपोजिट साइन। अब ये पूछ रहा है इन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी होती है? -13.6 डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी पीछे लिखाइए, है ना? अच्छा, अब और गौर सुनिए सारे लोग। अब गौर से देखो, अब अगला पॉइंट। अब देखो बच्चों, और बातें आपको बताता हूं। बी पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फॉर nth ऑर्बिट। अब देखो जरा बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है, अब उसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? उसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो ये बताओ, जैसे मैं 10 एनर्जी से बंधा हुआ हूं, मैं 10 एनर्जी से बंधा हुआ हूं, अब मुझे इस जो रस्सी से बंधा हुआ, इस रस्सी को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? यदि मैं 10 एनर्जी के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ हूं, तो मुझे इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? सब लोग बताओ। यदि मैं 10 एनर्जी से बंधा हुआ हूं, तो इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10 एनर्जी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी एनर्जी से बंधा है। तो जब भी कहीं आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए, जब भी कहीं आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, तो वो हमेशा इक्वल होगी किसके? टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के, विद अपोजिट साइन। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी का मतलब होता है कि इतनी एनर्जी से बंधा है। हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसीलिए मैंने मॉड लगा दिया है, इसीलिए मैंने मॉड लगा दिया है। तो यदि मैं कहता हूं कि यार थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, इसको एटम से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो तुम थर्ड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी निकाल दो और साइन पॉजिटिव कर दो, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यही रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से न्यूक्लियस से बंधा है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट एनर्जी दे दोगे तो वो बाहर आ जाएगा। निकालने के लिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, इसलिए साइन क्या है? मॉड। इसलिए साइन क्या है? मॉड। ठीक है, इसलिए साइन क्या है? मॉड है। कि आपको मैंने मॉड के फॉर्म में दे रखा है कि हाँ भाई आपको ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी required to removal of revolving electron in third orbit of hydrogen atom A minus 1.5 electron volt, B plus 1.5 electron volt, C minus 3.5 electron volt, D none of these। अब देखो ये तो किस ऑर्बिट में पूछ रहा है? थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी कितनी होगी? थर्ड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो भाई मैंने लिखा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जेड की वैल्यू 1, यूनिट का विशेष ध्यान रखें,
तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब आपने इतनी बातें कर ली, अब गौर से और समझें और देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब वो कह रहा है, हाँ छुट्टी कर देंगे, एक पॉइंट और पढ़ा लेने दो यार, फिर कर देंगे यार। अब देखो टोटल एनर्जी का फार्मूला हमारा ये है, तो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। इसका मतलब आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो टोटल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, देखो है ना। माइनस साइन तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो कर रहा है। तो देखिए यदि दो ऑर्बिटल के बीच में टोटल एनर्जी के रेशियो की बात करें तो कैसे निकालोगे, ये n1 है और ये n2 है। अब सेम एटम है, तो सेम एटम है तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चेक करो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखो है। अब मान लो डिफरेंट एटम हो, डी पॉइंट CHD, मान लो डिफरेंट एटम हो, दो अलग अलग एटम की बात की जा रही हो, ये देखो ये n1 ऑर्बिट है और ये Z1 है, ये Z2 है और n2 ऑर्बिट है। तब क्या होगा, तब होगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू, फार्मूला क्या है, Z1 अपॉन n1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। इसी को थोड़ा रीअरेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2 का स्क्वायर, n2 अपॉन n1 का स्क्वायर। दो डिफरेंट एटम के बीच में होगा तो ये चलेगा, और बहुत सारे एटम का हो तो ये चलेगा। क्या, Z1 अपॉन n1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, Z2 अपॉन n2 का होल स्क्वायर, Z3 अपॉन n3 का होल स्क्वायर, सो ऑन। अब इस पर क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। सर सुनो, आयोनाइजेशन एनर्जी तो रिवॉल्विंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो क्या फिर से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होगी? यस, आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है, इसी तो लिए मोड लगा दिया है, इसीलिए मोड लगा दिया है भाई। जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा है उसको फ्री कराने के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए, विद पॉजिटिव साइन, विद पॉजिटिव साइन। अब इसको करो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, द एनर्जी ऑफ सेकंड। अब देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू कितना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू कितना 3 ऑफ हीलियम आयन, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो भाई E1 अपॉन E2, Z1 अपॉन n1 का होल स्क्वायर, 2 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। क्यों, Z भी वेरिएबल है, n भी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी निकालनी है। हाइड्रोजन के लिए Z कितना है 1, n कितना है 1, कुछ नहीं दिया है, अच्छा दिया है ग्राउंड स्टेट,
और हीलियम के लिए जेड कितना है 3। हीलियम है कि लिथियम है? हीलियम है 2 का स्क्वायर। और एन कितना है 3 का स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो ये 13.6 E2 ये ऊपर चला गया तो n का स्क्वायर हो गया 9 और z का स्क्वायर हो गया 4। तो E2 की वैल्यू आ गई -13.6 4 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से डिवाइड किया तो ये 1.4 आया। मल्टीप्लाई करो तो 4 एक कम 4 2 6 अप्रॉक्स 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है माइनस का। अप्रॉक्स 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कर पा रहे हो? मिलेंगे बेटा मिलेंगे। कर पा रहे हो? ये देखो अब बाकी के अभी देखो इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हुआ है, बोर थ्योरी खत्म नहीं हुई है। अभी बोर थ्योरी में बाकी है। तो कल और क्लास होगी, कल सैटरडे है। जितना भी सिलेबस बचेगा वो संडे की एक्स्ट्रा क्लास में कराया जाएगा क्योंकि मंडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। अब संडे को किसी की एक्स्ट्रा क्लास है क्या, ये मुझे बताना। संडे को किसी की एक्स्ट्रा क्लास है क्या? अच्छा तो या तो कहो तो फिर मैं एक काम करूं, यदि संडे के ये लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं रिकॉर्डेड दे दूं, या फिर मंडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर और पढ़ा देते हैं, ट्यूसडे से चालू करते हैं क्योंकि कल खत्म नहीं हो पाएगा। कल खत्म नहीं हो पाएगा। चलो मैं बात कर लूंगा, है ना। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्यूसडे से स्टार्ट कर लेंगे ऑर्गेनिक को। हाँ क्योंकि संडे आप लोग भी परेशान हो जाओगे, एक्स्ट्रा क्लास भी है, टेस्ट भी है ना। और फिर मैं मंडे को कल मैं आपको प्लान बताऊंगा, कल मैं आपको प्लान बताऊंगा चीजों का, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री पैरेलल में रिवाइज कैसे होगी, हाँ, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होंगी, ये सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोग आराम से क्लास करो, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।